अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 अभी आपने देख लिया होगा। तो चैप्टर नंबर 14 का बेटा जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें से। और लास्ट टाइम मैंने बताया था प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे होते हैं ना, जब तो या तो स्टैंडअप्स हो चुके होते हैं, बच्चे गेम्स वगैरह में होते हैं, या फिर बच्चों का जो है ना वो प्री बोर्ड आने वाला ही होता है, तो वो एक नेचुरल सा प्रेशर उनके पास होता है। इसलिए मैंने ये 2 चैप्टर पहले स्टार्ट किए थे ताकि सीक्वेंस से हम चलें तो आप लोगों को ये 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। सो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट है जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है। और इसके अंदर जो है ना वो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल से, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना एक दफ़ा देख लेंगे। तो बेसिकली बेटा जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल का आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है कि इस तरह आपके पास पहले स्टार्ट में क्या है, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं सॉरी, और यहाँ पे भी जो है ना क्या है आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपके पास 1A है, यहाँ पे 2A है, और यहाँ पे बेटा 3A से लेके 8A तक आपके पास जो है ना वो क्या है ग्रुप्स हैं। इनको एस ब्लॉक कहते हैं, इनको पी ब्लॉक कहते हैं। ये वाले सेंटर वाले ब्लॉक इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और इनसे जो नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ऑल दो आपके जो चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम कोई ख़ास डिटेल पढ़ेंगे नहीं। तो बात कर लेते हैं जी डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, इनकी इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको समझने वाली हैं। पहली बात ये बेटा, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को मिला के डी और एफ को मिला के हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब हम कहेंगे द एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या क्या कहेंगे बेटा, ऐसे एलिमेंट जिनके पास पार्शली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल्स हों, पार्शली फिल्ड डी या फिर एफ ऑर्बिटल्स हों, वो उनके एटॉमिक स्टेट में हों या फिर उनके आयनिक स्टेट में। फॉर एग्जांपल उनके अगर एटॉमिक स्टेट में हों तब भी ठीक है, या फिर उनके आयनिक स्टेट में हों तब भी ठीक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और डी और एफ ब्लॉक इसके जो है ना वो एलिमेंट्स हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियाने। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो एस और पी, यानी कि एस और पी ब्लॉक के क्या होती है, दरमियान होती है, इसलिए हमने क्या क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, मतलब इसका आंसर है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे शो सच प्रॉपर्टीज which are transitional between highly reactive and strongly electropositive S block which form ionic bond and P block element which form covalent bond। ये ionic भी बनाते हैं, covalent भी बनाते हैं। ये S block की तरह ionic compound भी बना रहे होते हैं, ये P block की तरह covalent compound भी बना रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर इन बिटवीन them। ठीक है, तो बेटा ये इनकी जो सीरीज़ है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो पहले वाली शुरू होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मैंने बताया था कि आप इसको पढ़ेंगे सक, ती, वी, कर, मन, फी, को, नी, कू और जिंक को आप जन पढ़ लें, जिंक पढ़ लें। ठीक है, तो आई डोंट नो किस ज़बान में क्या मतलब है इनका, वो अगर आपको किस ज़बान में कुछ और मतलब बनता है तो यू कैन बेयर विद मी। तो स्कैंडियम के बाद बेटा क्या है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम
और जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी। तो आप कह सकते हैं कि पहली सीरीज़ स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे ख़त्म होती है। स्कैंडियम का 21 है बेटे, और जिंक का जो है वो क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने 21 के अंदर ऐड कर देना है 18, तो क्या क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 39 हो जाएगा। और इसके अंदर ऐड करें, अब इसके अंदर जब आप 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका कैडमियम का 48 हो जाएगा। वेरी गुड। सो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम ऐड करते हैं लेंथेनम के अंदर, क्योंकि लेंथेनम में हम तो ऐड कर लेंगे, इसके अंदर आपने ऐड करना है बेटा 32, लेकिन वो फिर आपके पास उस तरह का आंसर जो है ना वो नहीं बन पा रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ना उस तरह से फॉलो नहीं होती, क्योंकि उसके बाद लेंथेनम आ जाता है। अगेन 18 ऐड करते हैं, तो अगेन 18 करें ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 57, ठीक है, और नॉट 57, यस हाँ, और इसके अंदर बेटा फिर आपको 32 ऐड करना पड़ेगा 48 के अंदर, तो ये 80 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनम की पूरी एफ ब्लॉक सीरीज़ आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्कैंडियम प्लस 18 और प्लस 18, और इधर क्या बेटा प्लस 18 और प्लस 32, ये सारा कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। आई गेस 32 ही बनता है, 50 और यस ऑलमोस्ट। सो बेसिक आपको बॉर्डर एलिमेंट याद होने चाहिए, तो वो बॉर्डर एलिमेंट से क्या होगा बेटा कि आप जो है ना वो इसको लिख सकते हैं, मतलब जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो पहली सीरीज शुरू होती है स्कैंडियम से, जिंक तक ख़त्म होती है, दूसरी सीरीज़ स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, दूसरी सीरीज़ बेटा जो है ना वो आपके पास यट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम 48 तक जाएगी, तीसरी सीरीज़ जो होगी वो आपके पास लेंथेनम 57 से लेके जो है आपके पास क्या हो जाएगी, मरकरी 80 तक जाएगी। तो इसकी बेस पे क्या होगा कि आपका जो है ना एग्ज़ाम में एक अच्छा वो क्या कहें कि इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर बेटा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो सबसे आखिर में होते हैं, ये शुरू होते हैं सीरियम 58 से, क्योंकि लेंथेनम के बाद 58 आता है, और ये ख़त्म होते हैं 71 पे। नेक्स्ट बेटा जो है आपके पास एक्नीटियम से 89 से शुरू होते हैं, और आपके पास 103 लोरेंशियम तक आता है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये बेसिकली आपके पास 4F सीरीज़ जो है ना वो होती हैं। तो जो पहले वाली हैं ये क्या है 4F सीरीज़ हैं, दूसरे वाले जो हैं बेटा वो क्या है 5F सीरीज़ हैं। इनको मिला के हम जो ना एफ ब्लॉक कहते होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं लेंथेनाइट, और दूसरे वाले को एक्टिनाइट्स कहते होते हैं, क्योंकि एक्टिनम के बाद आता है इसलिए एक्टिनाइट्स कहते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी बेटा क्या है इसकी सीरीज़ है, 14 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और उससे सारा सिलसिला चल रहा होता है। तो अगर डिस्कस करें बेटा इनकी सीरीज़ की, डी ब्लॉक सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना डी ब्लॉक वालों की, वो एक नंबर कम क्वांटम नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर 4th पीरियड में है तो ये 3D हो जाएगा, D 1 से लेके 10 तक होगा बेटा, और NS2 होगा। वैसे S में भी 1 to 2 होता है। और अगर मैं कहूँ कि F ब्लॉक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो F ब्लॉक में क्या होता है बेटा N-1 D1 और N-2 F1 to 40, यानी कि इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी F के फिल हो रहे होते हैं, और NS क्या होता है बेटा 2 होता है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फिल होते हैं। अब एक क्वेश्चन है जी कि वाई जिंक इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक के अंदर बेटा क्या है, जिंक के अंदर D क्या है 10 है और 4S 2 है, तो अब जिंक का तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि उनका ये क्वेश्चन होता है। तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हमने पता है कि जो है ना वो होती हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होती हैं। तो हमने कहा था कि जब कभी भी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इन द आयनिक स्टेट हो, तो डी ऑर्बिटल क्या होता है उसका इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है तो वो 4S में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, D में से निकालते ही नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये प्रॉपर्टी जिंक में हैं तो हम इनको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसिडर करेंगे। तो उसमें क्या है बेटा कि ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्या क्या करते होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, हैलाइड आइन के साथ, अमाइंस के साथ, और इनकी प्रॉपर्टीज़ रेलेवेंट टू हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए हम इनको बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे आर नॉट, जिंक में भी नहीं है और जिंक 2 पॉजिटिव दोनों में डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो वो डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन या फिर कंप्लीटेड डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो क्या हो सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। फिर बेटा इसके बाद कॉइनेज मेटल्स हैं, कॉइनेज मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स, तो वो आप बता दें कि वो क्या होता है। तो कॉइनेज मेटल बेटा कहते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये क्या होते हैं, इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं क्योंकि ये सिक्के बनाने के लिए क्या होते हैं बेटा, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कॉपर और सिल्वर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होते हैं D9 होता है, इधर भी D9 होता है। ठीक है, इसमें 3D9 होता है, इसमें 4D9 होता है, इसमें क्या होता है 5D8 होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ जब आप बात करेंगे इसके पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव चार्ज बनाता है बेटा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और ये क्या बनाएगा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अदरवाइज इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3D में 10 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 29 वाले हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बेटा जो है वो पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। या आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। टिपिकल का मतलब बेटा यहाँ पे होता है कि जो ख़ास तौर पे वही काम कर रहा हो जो कि बना हुआ है। नॉन टिपिकल का मतलब है कि वो रवायती तौर पे जो काम चल रहे होते हैं उनसे हट के कोई काम कर रहा होता है। ठीक है, तो टिपिकल का मतलब यहाँ पे जो है ना वो स्पेसिफिक यानी कि ख़ास प्रॉपर्टी रख रहा हो कोई और इसके अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी ग्रुप नंबर जो है वो कैसे असाइन होते हैं। ग्रुप नंबर बेटा हमेशा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या है जिंक है। ग्रुप नंबर ये बेटा क्या है, थर्ड, ये शुरू होता है थर्ड ए से, ये 1 से शुरू नहीं होता। 3rd A, 4A, 5th A, 6th A, 7A। आयरन, कॉपर और निकल का ना एक ही ग्रुप होता है, इनको 8A ग्रुप में हम शामिल करते हैं। फिर कॉपर वालों को हम करते हैं 1A में और इसको हम करते हैं सेकंड और बी में। सॉरी ये सारा बी है, मैं ए कह रहा हूँ, ये सारा का सारा बेटा क्या है, बी है। वो ए मैंने कंसिडर करवा दिया आपको, सॉरी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये बी हैं। तो ये वाले बॉर्डर एलिमेंट्स है ना, ये वाले बॉर्डर एलिमेंट्स तो कौन कौन से हो गए बेटा, 3B वाले, स्कैंडियम 21, यट्रियम 39 और लैंथनम क्या है बेटा आपके पास 57। सिमिलरली आपके पास क्या होगा कि ग्रुप सेकंड बी वाले, ये वाले जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले, जिंक 30, कैडमियम 48 और आपके पास क्या है, मरकरी 80। अगर आपको ये याद हो जाए एटॉमिक नंबर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको ना हेल्प आउट करेंगे ये। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें प्रॉब्लम ये है बेटा, जब भी स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है एक, 3D में। यट्रियम की बात करते हैं तो इसमें भी जो है ना वो डी में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसकी बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपने +3 स्टेट में जाएंगे ना, स्कैंडियम +3 स्टेट में, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये डी ब्लॉक से निकल जाएंगे। सिमिलरली जब मैं बात करूँ इनकी 4s2 3d10 की,
5s2 4d10 की और 6s2 5d10 की। तो इसमें बेटा क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिंक जब अपनी, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, इनकी +3 है, ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं होता, एक में ख़त्म ही हो जाता है, एक में इन्वॉल्व नहीं होता। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा कि वो तो है ही नहीं, दूसरा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ये इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, कि ये आम जो एलिमेंट हैं उनकी तरह ये बिलीव नहीं करते, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल हैं। सही हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट मूव करें तो ये सारा कुछ जो है ना वो मैंने आपको बता दिए। तो फिर टिपिकल कौन से होंगे बेटा, टिपिकल इनके अलावा 4, 5, 6, 7, 8 और वो 1, ये क्या होंगे, वो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। इनकी क्या है कि दे डू नॉट शो मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, वो टिपिकल एलिमेंट, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं कि वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो बेटा आगे जो है वो है जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। और जनरल फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे, सब्र करो, पहले ये हम ट्रांजिशन मेटल की जो जनरल फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। तो जनरल फीचर में क्या है बेटा, ये सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, मेटालिक इन नेचर हैं। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि इंडस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। ये इंडस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी जो यहाँ पे ना वो प्लेटिनम कैटलाइज जो है ना वो सिंथेसिस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मेटल्स होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और ये एक दूसरे के साथ मिलकर ना अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होता है बेटा, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। और इसके बाद जो है ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बेटा वो क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। और फिर जो है ना ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। बताया था ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, असल में जो रंग होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है या फिर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा है, हमें फिर कमेंट से बढ़ जाएगा कि सर यू आर अ मिसोगैनिस्ट। हाँ, सोल्यूशन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं बेटा, ये कलर्ड होते हैं। ठीक हो गया। सो ये बेसिक इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है। वन बाय वन हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ चीज़ों को देख लेते हैं। सो सबसे टॉप पे बड़ा क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। भाई तरतीब याद होनी चाहिए। हमने कहा था शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो बेटा ये एटॉमिक नंबर है इसका 1, इसका एटॉमिक नंबर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चे एंट्री टेस्ट में फंस जाते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं याद होती। एटॉमिक नंबर नहीं याद होता, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यह है कि उनको ये चीज़ें नहीं याद होती। वैसे बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ताल्लुक है ना, आपको पता है कि 4s को हम फिल करते हैं पहले, बाकियों का हम फिल करते हैं बाद में। तो आर्गॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो तो आएगी। और आर्गॉन क्या होता है, 18 होता है, 18 होता है ना आर्गॉन, 18। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 4s2, 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 ये सब में फिल होगा। ठीक है, क्रोमियम के केस में होना चाहिए 4s2 में भी, अब आपको बताऊंगा। यानी कि 4s2 तो पहले से फिल होके आया हुआ है ना।
और क्या होना चाहिए, डी में क्या है बेटा 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, सब्र करो बताता हूँ मैं, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10, 10। तो इसमें बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक है, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है 4s1, 3d5 और इधर भी 4s1 और 3d10। वाई, पहले तो बेटा आप ये याद रखेंगे, आपको वो क्रोमियम की और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे पूछ लेता होता है अक्सर पेपर में। दूसरा रीज़न बहुत सारी हैं, उनमें से जो एक तो असल जो फैक्टर है ना वो है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है इसकी पहली बात। रीज़न ये है कि अब आपके पास जब डी और ऑर्बिटल फिल्ड होता है ना, या एस और डी या कोई भी ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल्ड होता है, जब ये क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या फिर हाफ फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली या फिर क्या होते हैं बेटा, हाफ फिल्ड होते हैं, तो ये उस वक्त हाईली स्टेबल स्टेट में होते हैं। ये उस वक्त क्या होते हैं, हाईली स्टेबल स्टेट्स में होते हैं। लेकिन जब ये होते हैं इनकम्प्लीट स्टेट में, यानी कि उसको पार्शली फिल्ड कहते हैं, जब हम इसे कहते हैं पार्शली फिल्ड, तो पार्शली फिल्ड स्टेट में मतलब D1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, इन सब केसेस में जब भी होगा डी, तो डी होगा पार्शली फिल्ड, तो ये होगा बेटा अनस्टेबल। एस को तो मसला नहीं ना, एस सिंगल हो या डबल हो, सिंगल में वो क्या है हाफ फिल्ड, डबल में कंप्लीटली फिल्ड, उसका मसला नहीं है। मसला कैसे है पे डी को, डी का 3d5 और 3d10 क्या है, स्टेबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। सही हो गया। अब बच्चे यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्कैंडियम के पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सरफान, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो स्कैंडियम क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले +3। स्टेबल +1 स्टेट इसकी नहीं होती, इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एग्जैक्टली +1 में नहीं होती, ये 2 में एग्जिस्ट स्टेबल करती है, ठीक है, +1 वाली नहीं होती। फिर बेटा ये +1 ही तो मैं +1 वाले मैंने कहा कि +1 वाली स्टेबल नहीं होती। +1 वाली स्टेबल किसकी होती है जी, आयरन, Mn और कॉपर की, यानी कि +1 वाली सिर्फ इसकी होती है, बाकियों की +1 नहीं होती। बाकियों का आसान है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं। +1 नहीं हो सकती ना, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो +2, +3, +4 हो सकता है ना, हाँ वेरी गुड हो सकता है। कितने सर, 5 है, एक तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, +2, +3, +4, +5 इसके कितने जी, इसके पास कितने, 6, तो एक तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, +2, +3, +4, +5, +6, समझ रहे। अब Mn के पास कितने हैं, सर ये तो 7 हैं, यस, तो +2, +3, +4, +5, +6, +7। बट प्रॉब्लम किस में आती है जी, प्रॉब्लम आती है इन द केस ऑफ आयरन, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो सारे के सारे डी ब्लॉक में सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, हमें निकालने में आसानी थी। अब इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पेयर्ड, अब हमें निकालने हमारा क्या हो गया बेटा, मुश्किल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन कितने हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 8, लेकिन अब हम इसको +8 पे नहीं लेके जा सकते, प्रॉब्लम है। हम इसको मिला लो के वापस +6 पे लेके आएंगे, +2, +3, +4, +5, +6 तक आ सकता है, +7 तक ये नहीं आ सकता। सिमिलरली ये ट्रेंड जो है ना एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ता है +7 पे जाएगा Mn में, और वहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा।
तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा। जिंक के केस में सिर्फ 2 स्टेबल होती है। तो ये इनकी बेटा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस वगैरह हैं। ठीक हो गया जी। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने इनकी देख ली। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिकली अवर, अच्छा बच्चे ये एक जो केस है ना कॉपर का, कॉपर की देख लें, कॉपर सिल्वर ये पूरे ग्रुप का मसला है। ठीक है, ये नहीं करना कि मतलब एक में कर दो एक में ना करो। लेकिन 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 क्रोमियम, क्रोमियम के बाद नीचे आता है मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम के नीचे आता है टंगस्टन W। इन दोनों में क्या होता है बेटा, मतलब D5S1 होता है। टंगस्टन में एक अजीब सिनेरियो है क्योंकि उसमें F ब्लॉक आते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो है ना वो D4 और S2 होता है। इसमें जो ना एब्नॉर्मेलिटीज़ आती हैं। यार हमने कौन सा सब सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। है टेबल दिया हुआ है, टेबल 14.3, लेकिन ऐसे वो पूछता नहीं है। अगर पूछ ले तो फिर आप कहेंगे सर ने तो पढ़ाया नहीं है। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भाई, बाइंडिंग एनर्जी का ना बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। आप बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा करते 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 बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा लेंगे काफ़ी ज़्यादा। बाइंडिंग एनर्जी आप सिंपल ये समझ लें कि किसी भी एलिमेंट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके पास लूज़ करने के लिए कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। बस सिंपल सी बात है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में जी, डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो हमें पता है कि स्टार्ट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या थे, ज़्यादा थे, क्योंकि 4s2 है, D1 D2 D3 D4 D5, इन सब में क्या है बच्चे, इन सब में D में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी D के DXY DYZ वगैरह में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास क्या है कि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, ऐसा ऐसा कम हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट इंक्रीज़ होगा क्योंकि पहले क्या होंगे, पहले बाइंडिंग एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा कि फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। ये एक बड़ा अजीब सा जो उसका ट्रेंड है वो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। कैटालिटिक एक्टिविटी में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद कर लेते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी में बेटा जो ना वो मिथाइल अल्कोहल यानी मेथानॉल, इसकी सेंसिस के लिए जो ना जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन यानी कि हम इस रिएक्शन में जो है ना क्या इस्तेमाल करते हैं, याद है आपको, निकल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है। सर ये तो ऑर्गेनिक में पड़ा था, तो वो लेके आ जाओ इधर, क्या मसला है, कोई टेंशन नहीं है। अल्काइन को अल्कीन में यानी कि हाइड्रोजनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना इसको। फिर बेटा जो है ना वो डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं MnO2 का। फिर हम प्लास्टिक बनाने के लिए ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं इसको, टाइटेनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, याद है ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, हम वहाँ पे वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस में किसका हम इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते होते हैं। तो 1% Na2O और K2O एंड अबाउट 1% SiO2 और Al2O3 आर एडेड इन द एज अ प्रोमोटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। और मोलिब्डेनम को भी हम एज एन प्रोमोटर इस्तेमाल करते होते हैं समटाइम्स। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया फिर वैसे भी आप लिख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। नाउ सबसे ज़रूरी बात बेटा
वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या है इनका? मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास होता है 3 तरह का, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। द कंपाउंड अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनको पैरामैग्नेटिक बनाया जा सकता हो उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। द सब्सटेंस विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। और जिनका जो है ना सब्सटेंस इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक। और वो रिपेल करते होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट नहीं करते, स्लाइटली रिपेल कर रहे होते हैं। मतलब ये मैग्नेट को पसंद करते हैं, मैग्नेट की तरफ जाना पसंद करते हैं। इनको हम जोरी ज़बरदस्ती बना सकते हैं, पसंद करवा सकते हैं। ये जो है ना डायमैग्नेटिक, ये भाई साहब ये उसको रिपेल करते हैं मैग्नेट को। तो अब इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है बेटा वो होता है बोहर मैग्नेटन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस 2। एन बेटा यहाँ पे क्या है? एन आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है, कितना कम मैग्नेटिक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोहर मैग्नेट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 और 1, तो ये आ जा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1.7 आई गेस होता है इसका जो स्क्वायर रूट होता है। तो अब 1.7 है, तो कोई और अगर फॉर एग्जांपल प्लस यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दो तो वो आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 का आप कर लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपके पास वो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। जो भी आएगा वो इससे ज़्यादा ही होगा। तो मीन्स ये हमारे पास जो है ना कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेजर करता है जी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट से हम नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय के सबसे बेहतरीन एग्जांपल बेटा स्टील है, जो स्टेनलेस स्टील घरों में आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि मेटल्स की कंपोजिशन की बेस पे जो है ना वो आपसे पूछ लेता है। अब इसमें ना बड़ा ही टेक्निकल तरीके से वो आपसे पूछता है कि आपके पास जो यहाँ पे जो एलॉय दिए हुए ना वो 3 हैं। पहला है ब्रास, दूसरा है ब्रॉन्ज, आपको शायद याद हो ब्रॉन्ज एज भी थी। तो ब्रास जो है बेटा उसमें क्या होता है कि कॉपर होता है, कॉपर और जिंक का जो है ना क्या है एलॉय होती है। कॉपर 60 से 80% कॉपर होता है और जिंक जो होता है वो 20 to 40% जिंक होता है। लेकिन जो ब्रॉन्ज है वो टिन की जो ना अलॉय है। कॉपर अगेन कॉपर 90 to 95% होता है और टिन जो है बेटा इसके अंदर थोड़ा सा होता है 5 to 10% होता है। फिर जो नाइक्रोम है बेटा निकल का बेसिकली अलॉय कहते हैं। निकल इसमें होता है, क्रोमियम इसके अंदर होता है 15% और आयरन बेटा इसके अंदर क्या होता है 25% इसके अंदर आयरन होता है। बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल करते होते हैं। लॉक में की में ब्रास को इस इस्तेमाल करते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। इसको कॉइन्स वगैरह में, सिक्कों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ये हीटिंग फर्नेस के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल हीटर वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्यों हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं? ताकि दोनों की प्रॉपर्टी आ जाए। अब कॉपर महंगा है तो हम इसको जिंक मिक्स करके बेच देते हैं। तो एक तो है कि ड्यूरेबल है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बेटर कंडक्टर होते हैं और नॉन कंडक्टर एलॉय भी हम बना सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम इनको जो है बना सकते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है,
ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में से ऑलमोस्ट हर दफ़ा आपका जो पेपर है वो उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आता होता है। ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, या इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और आयन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फिर आयन इसके अंदर क्या हो बेटा, वो हो जिसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस भी हो, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन हो, नॉर्मल आयन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसके हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते होते हैं। अब ये बनता कैसे है बेटा? इसमें क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी एटम, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉन पेयर, अब वो बॉन्ड पेयर, वो क्या नाम है उसका, बॉन्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, हाँ ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये डोनेट किया जाता है किसी भी मेटल को। अब कितनी अजीब बात है ना कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। तो इसी अजीब फिनोमेना को जो है ना कॉम्प्लेक्स हम कहते होते हैं। आया कि होता ही है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगी और बाकी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस केस में वो सिनेरियो नहीं है। अब ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे चीज़ें बनी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था बेटा केसियन के कॉम्प्लेक्स से, कि केसियन था, इसके साथ उन्होंने जो है ना आयरन के सॉल्ट को मिक्स किया हुआ था। जब आयरन का साल्ट और केसियन को मिक्स किया गया तो हुआ ये कि ये एक ऐसा सॉल्ट बना जिसमें दो आयंस थे, 6। ठीक है, तो जब ये टूटा, अच्छा इसको यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख लें, जब ये टूटा K4 FeCN6, तो सरप्राइजिंगली K पॉजिटिव तो बना, 4K पॉजिटिव, बट FeCN6 जो है ये टूटा नहीं, बल्कि ये एक चार्ज की सूरत में आया। इसका मतलब इस केस में हुआ क्या कि इस केस में जो ये वाला कंपाउंड बना है, जिसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, चलो नाम इसकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेसिकली ये फेरोसाइनाइड है। फेरोसाइनाइड बना जो है, ये कैसे बना, क्यों बना, हालांकि इसको नहीं बनना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके बनने की बावजूद अब ये जो आयन है हमारे पास, ये बेटा क्या है? सिंपल आयन है, एक एटम है उसके ऊपर क्या है बेटा? आयन है। ये जो है बेटा वो क्या है? ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता कैसे है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता क्यों है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मे भी आपके टीचर्स ने ये आपको बताया भी हो। बेटा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, कि एस के दो इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल। एस के 2 पी के 6 इलेक्ट्रॉनों को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। अब एस के 2 पी के 6 और डी के 10 को मिला के 18 इलेक्ट्रॉन, इसको बेटा कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और इसके लिए कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब सिंपल देखें, आयरन क्या है बेटा? एक ट्रांसलेंट मेटल है। आयरन को अगर देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, यानी क्या है बेटा? इसका 26 इसका है एटॉमिक नंबर। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गॉन के मुताबिक पहले 18 तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो 4s2 3d6 होनी चाहिए, 3d6 होनी चाहिए।
और अब 4s2 और 3d6 को अगर आप गौर से ओपन करें तो 3d को मैं अगर लिखूँ बेटा पहले, तो 3d के पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4s के पास बेटा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 4p जो कि क्या है, खाली है। यही तो फिल करना है हमने। 4p जो है वो क्या है बेटा, वो है खाली। तो हमारे पास ये 3d है, फॉर एग्जांपल 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y², 3dz²। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 4s है, 4px है, 4py है और 4pz है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सारे फिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जीनॉन की आ जाएगी, जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जीनॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमारे पास कितने हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। उस 8 में भी जो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमेशा पहले 4s से निकलेंगे, तो वो आयरन जो है वो क्या बना बेटा, Fe2 पॉजिटिव, तो उसमें से 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये हो गया खाली। फिर ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। अब होगा क्या कि जो Cn नेगेटिव है, टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसे, लेकिन ये Cn है बेटा, ये आके इनको करेगा पुश, भाई साहब चलो पेयर बनाओ फटाफट। तो ये चुप करके यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये बना लेंगे पेयर अप। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बना लेंगे पेयर। तो अब यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल ने कितने बचे बेटा, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल बचे हमारे पास 6। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो Cn है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। कितने Cn आएंगे बेटा, यस, कितने Cn आए, 6 Cn। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो चक्कर है ये ऐसे फिल हो रहा होता है। तो ये आपको शायद आपके टीचर्स ने बताया भी होगा माशाल्लाह से कि ये जो कोऑर्डिनेशन बनता है कंपाउंड वो ऐसे बनता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है बेटा कि आयरन जो है उसको 6 साइड से Cn जो है वो नेगेटिव जो अपना है वो डोनेट कर रहा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन की सूरत में जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये आपको पता होगा तो आपको फिर आगे जाके बेटा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल इसके ऊपर +2 यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है ना वो +2 सॉरी +2 नहीं होगा, इसका -6 है ना, ये -4 हो जाएगा। +2 इसका है, इसका -6 है, तो अल्टीमेटली -4 हो जाएगा। सो अब आपको ये पता लग गया कि अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है क्यों बनता है। देयर इज़ एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसको हम EAN कहते हैं, EAN रूल कहते हैं बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसकी बेस पे कॉम्प्लेक्स बनता है असल में। ठीक है, सो अब कॉम्प्लेक्स की जो ना वो देख लेते हैं पार्ट्स। और पार्ट्स को देखने से पहले कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास कितनी किस्म का होता है जी। कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 किस्म का होता है। एक कॉम्प्लेक्स ऐसा कि जिसमें कैटाइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो है ना वो कैटाइन वो कॉम्प्लेक्स हो, और एक में क्या होता है बेटा कि आपके पास नेगेटिव चार्ज हो और क्या हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स एज एन कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एज एनाइन आता है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स ऐसा जिसमें कॉम्प्लेक्स एज एन एनाइन आता है, और एक में कॉम्प्लेक्स एज आ कैटाइन आता है। ठीक है, तो एनाइन के केस में जो है हमारे पास इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज वो हमने अभी देख लिया है, K4FeCN6। तो इसमें क्या है, K पॉजिटिव है बेटा, और यहाँ पे क्या है Fe। तो ये क्या है बेटा, ये अब आपके पास N9 की ज़रूरत में, ये N9 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसी और की, फॉर एग्जांपल कॉपर NH3 4 की, तो ये क्या बनेगा जी, 2 पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। ये 2 तरह के आपके पास कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं।
ये डिसोसिएशन के बाद जो है ना वो दो तरह का, दो पार्ट में आता है, या पॉजिटिवली चार्ज आइन और कैटाइन होगा, या फिर जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज आइन या एनाइन होगा। नाउ अब ये सारा डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास असल चीज़ आई है कि कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के। तो बेटा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट आपकी बुक वाले हूँ या ना हूँ, यहाँ पे अगर आपने ये समझ लिया ना जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, तो आपको कॉम्प्लेक्स का ना सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेटा पहले देखें, पहले एक भाई साहब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए ग्रुप है कोई भी, उसके बाद होती हैं ब्रैकेट, क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, उसके बाद अंदर होती है एक एम मेटल, उसके बाद बड़ा अंदर एक ग्रुप होता है एक्स, और उसके यहाँ पे एन नंबर होता है। ठीक हो गया। समटाइम्स होता है, समटाइम नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये अगर एक ग्रुप लगा हो तो यहाँ पे चार्ज नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। और समटाइम यहाँ पे क्या होता है बेटा, बी ग्रुप होता है, ए अगर होगा तो बी नहीं होगा, बी अगर होगा तो ए नहीं होगा। बताता हूँ क्या होता है। ये जो ग्रुप है ना, ये तब आता है जब कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो, कॉम्प्लेक्स क्या हो, ए इज पॉजिटिव, और ये आएगा कब, व्हेन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिवली, तो ये आपके पास आएगा। और बी जो होगा वो क्या होगा बेटा, बी इज नेगेटिव जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या था, -4, तो ये हमने पीछे लिखा था। हमेशा कैटाइन जो है ना, कैटाइन जो होता है वो पहले आता है, एनाइन आखिर में आता है। ठीक है, तो ए लिखेगी तब जब वो कैटाइन होगा, ग्रुप जो बाहर होता है, ठीक है, उस सपोर्टिंग ग्रुप कहते हैं इसको। और जो बी है अगर एनाइन है तो आगे आता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट है, क्लोराइड है, एटसेट्रा, वो क्या आएंगे, आखिर में आएंगे। पोटेशियम में कोई भी मेटल है, आयरन है, आयरन इटसेल्फ है, इसके अलावा सोडियम में वो पहले आएंगे। ये क्लियर हो गया, यस वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो आप। दूसरा, यहाँ पे बेटा कोई भी मेटल होगी उसको हम कहेंगे ये क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल है। ये आयन की सूरत में भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, लाजमी नहीं कि इट इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये आयन भी हो सकता है और आपके पास दूसरा भी हो सकता है। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा एक्स, समटाइम एक्स की बजाय हम इसको एल लिखते होते हैं। मैं यहाँ पे एक्स को ख़त्म करके यहाँ एल लगा लेता हूँ। तो ये बेटा एल जो है वो क्या है, इसको कहते हैं लिगेंड। हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हो मेटल को, उसे कहते हैं लिगेंड। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो हम बाकी सारा देख लेंगे। यहाँ पर जो एन है ना बेटा, एन ये बताता है कि लिगेंड्स कितने हैं, ये बताता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। और अगर लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल CN था, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो फिर यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पेयर्स डोनेटेड, नंबर ऑफ पेयर्स डोनेटेड। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना आपकी, ये वाली, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दोनों ब्रैकेट्स, मतलब ये लेफ्ट राइट वाली, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो कहलाता है ना सी, ये कहलाता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसको जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं कहते बल्कि चार्ज ही कहते हैं। ये कहलाता है बेटा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। भाई ये अगर आपका हो गया ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको सारा का सारा कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ना बताता हूँ कि आपने इसको
फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो एक आपके पास स्ट्रक्चर है, आगे आगे चला जाना भाई, K4 FeCN6, एक अब आपके पास स्ट्रक्चर है Ag, अब यहाँ पे बेटा जो क्या है, ये कैटाइन है, जिसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। वेरी गुड, ये कैटाइन है और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। तो एक चीज़ तो आपको समझ लगी, इसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या होगा बेटा, +1 चार्ज होगा। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी बात है, बाहर वाले ग्रुप का चार्ज का एग्जैक्टली अपोजिट इसके ऊपर होगा, बस ये सबसे अच्छी बात होती है। अब क्लोरीन के चार्ज क्या है, -1, तो इसके ऊपर चार्ज अपोजिट क्या होगा, +1। इसका चार्ज +1 है, मल्टीप्लाई बाय 4, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, 2। और इसमें आयरन है, मेटल सेंट्रल मेटल, इसमें सिल्वर सेंट्रल मेटल है। समझ आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चीज़ आपको क्या होगी, ये क्लियर होगी। अब अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि कैसे निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 पोटेशियम आयरन +6 CN = 0, या जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा। तो पोटेशियम का +1 कर सकते हैं, आयरन का आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आयरन की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 6 - 1 = 0, तो 4 - 6 + Fe = 0, -2 + Fe = 0, तो Fe = क्या हो जाएगा, +2, तो Fe के ऊपर +2 चार्ज है। ये आपको पता आना चाहिए, आगे हम निकालेंगे अभी। सो अब हमें बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई हैं। देखो अब आपको सेंट्रल मेटल को तो पता है ना, सेंट्रल मेटल क्या होती है। नहीं सर ऐसे नहीं ना सर, अगर आप पढ़ा देना तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। सेंट्रल मेटल क्या होता है जी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है। अ मेटल एटम or ion is usually a transition metal, is usually a transition metal या transition element कह लें, एक ही बात है। अब ये क्या होता है, सराउंडेड बाय लिगेंड्स। सराउंडेड बाय लिगेंड्स, ठीक हो गया जी। अब सेकंड जो है बेटा वो क्या है, सेकंड आपके पास लिगेंड की डेफिनेशन है। यार पता तो है सेंट्रल मेटल में हमें क्या करना है। लिगेंड के बारे में ना डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा बड़े लिगेंड्स। और ये ना ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में आपसे सवाल पूछता है। क्या पूछता है सर, कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कभी नाम पूछ लेता है, कभी लिगेंड की डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी कोऑर्डिनेशन फिर पूछ लेता है। वही टॉपिक छोड़ता नहीं, एग्जामिनर इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अब ये ना कहना घर वालों को छोड़ सकता है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकता, लेकिन यह है कि एग्जामिनर इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लिगेंड क्या होता है बेटा, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम आयन और न्यूट्रल एटम, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था ना अमोनिया भी था। एटम आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सॉरी NH3 मॉलिक्यूल होता है ना, जो कि डोनेट कर रहा हो क्या, विच सराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड। यानी कि वो एटम आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि मेटल को सराउंड कर रहा है और साथ में उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर भी दे रहा है, उससे हम कहते हैं लिगेंड। अब लिगेंड की टाइप क्या होती है बेटा, लिगेंड की टाइप पहले होती है कि ऐसा बेस्ड ऑन ना, वैसे लिगेंड की टाइप पॉजिटिव न्यूट्रल और वो उसकी बेस पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे बेस्ड ऑन
इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड्स डोनेटेड। पहली टाइप क्या होगी बेटा इसकी? पहली टाइप इसकी होगी मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दांत वाला लिगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो क्या होगा? वो एक दांत से उसको काटेगा। तो मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल क्या है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल के पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लें तो ये क्या होगा कि वन पेयर टू शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। फॉर एग्जांपल बेटा सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव और ओ एच नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, ये सारे के सारे किसमें? ये नेगेटिव लिगेंड में आते हैं। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड में क्या आता है बेटा? वाटर, NH3CO, ये क्या कहलाएंगे? ये न्यूट्रल लिगेंड कहलाते हैं। ये भी क्या? ये भी है मोनोडेंटेट। अब जो इसके बाद बड़ी बात है बेटा क्या? बाइडेंटेट। बी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड, दो दांतों वाला लिगेंड। दोज लिगेंड विच हैव टू डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या है बेटा? टू डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? इसकी बेस्ट एग्जांपल कार्बोनेट है। नेगेटिव और नेगेटिव। इसकी बेस्ट एग्जांपल सल्फेट से। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऑक्सैलेट है। आगे बताऊंगा इसको ऑक्सैलेटो कहते हैं वगैरह वगैरह, हम आगे जाके देख लेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके पास हाइड्राजीन है, NH2, यहाँ पे क्या है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन है। इसमें क्या होते हैं बेटा? दो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं देने के लिए। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी को देने के लिए। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आता है बेटा आपके पास हाइड्राजीन, इथाइलिन डाइअमाइन वगैरह वगैरह हमने देख लिया। फिर आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसके तीन दांत होते हैं। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा जी? ट्राइडेंटेट लिगेंड में इसी का ना एक लंबा सा स्ट्रक्चर है कि NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2। तो इसके पास क्या होता है बेटा? 3 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डी का बेटा क्या है कि हेक्सा डेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ठीक है। अब हेक्सा डेंटेट लिगेंड के पास क्या होता है? 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो उसमें क्या होता है जी? उसमें आपके पास EDTA आता है। EDTA। अब इसको क्या कहते हैं बेटा? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA। ठीक है। अब टेट्रा एसीटेट पहले तो इथाइलिन डाइअमाइन डिस्कस कर लेते हैं ना। CH2 ये था इथाइलिन डाइअमाइन। इसमें क्या होता है बेटा? इसके अंदर बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं एसीटेट के। CH2, यहाँ पे CH2
ये बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही ज़रूरी कंपाउंड है। अक्सर इसका आ जाता होता है पेपर में भी। ये 2 3 4 5 और क्या है बेटा 6। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर भी इसका बड़ा बल्कि सा है और आपसे पूछ भी लेता होता है। इसके बाद बेटा आपसे पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है टोटल नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ ligands that can coordinate to central metal atom और आयन। जब बाइडेंटेड की बात आती है ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिर वो ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म जो ना वो बेसिकली क्या है आपके पास, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म के कितने केमिकल बॉन्ड्स बने हैं। ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड बनेगा ना जब एक आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते होते हैं। क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड 2 या 3 या 4 या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल न्यूट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद लिगेंड। क्या बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, अक्सर ये ना पेपर में भी आया हुआ था, डिफाइन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन along with ligand क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है अक्सर इस तरह। इस सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड वगैरह होता है। तो ये बेटा सबसे ज़रूरी था हमारे पास टॉपिक। अब कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। तो नॉमेनक्लेचर बेटा आप लोगों को शायद आइडिया हो कि नॉमेनक्लेचर होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम। तो अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है ना वो क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज़रूरी अच्छा ये जो नेमिंग है ना बेटा, इसको हम सिस्टमैटिक नेमिंग भी कहते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग या फिर सिस्टमैटिक नेमिंग भी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसके अंदर आपने ऑर्डर को फॉलो करना है। जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि ऑर्डर जो है वो आइंस का आपने ऑर्डर को फॉलो करना है। क्या सिंपल देखो, आप इसको कैसे पढ़ते हो, NaCl को आप पढ़ते हो बेटा, लिखते हो सोडियम क्लोराइड, मतलब जो कैटाइन है उसे लिखते हो पहले और एनाइन को लिखते हो बाद में। तो एग्जैक्ट यही जो है ना आपने ऑर्डर फॉलो करना है। यानी कि फर्स्ट आप लिखोगे नेम ऑफ कैटाइन, वो कोई भी हो, वो कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो, कैटाइन नॉर्मल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन फिर जो है ना आप जो लिखोगे सेकंड पे एनाइन का नेम लिखोगे। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्ट आपने किससे करना है, कैटाइन से, और एंड किस पे करना है, एनाइन पे करना है। ठीक हो गया। तो पहला जो रूल ये है वो ये आपका रूल है। अब अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास K4FeCN6 है, तो पहले नाम किसका आएगा बेटा, पहले नाम इसका आएगा क्योंकि ये कैटाइन है, बाद में नाम इसका आएगा क्योंकि ये एनाइन है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ और सल्फेट लगा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटाइन है। इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम पहले आएगा, ये N9 है, इसका नाम जो है ना वो बाद में आएगा। तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि कॉम्प्लेक्स पहले है या कॉम्प्लेक्स बाद में है, ये डिपेंड करता है कि कैटाइन कौन सा है, उसका नाम हम लिखेंगे पहले। ठीक हो गया जी। दूसरा बेटा जो सबसे ज़रूरी बात है ना वो लिगेंड के नेमिंग के। अब लिगेंड्स बहुत तरह के होते हैं और उनके नेम्स भी बहुत ही तरह के होते हैं। पहला लिगेंड है बेटा आपका ऐसा लिगेंड जो नेगेटिवली चार्ज हो, ऐसा लिगेंड जो नेगेटिवली चार्ज हो, उसका बेटा आपने एंड करते वक्त O लगा देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल
F नेगेटिव है तो इसको आप कहेंगे फ्लोरो, Cl नेगेटिव है इसको आप कहेंगे क्लोरो। ये तो सिंपल है ना, Br नेगेटिव जो है ना वो क्या 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 कहलाएगा, ब्रोमो। I नेगेटिव क्या कहलाएगा, आयोडो। ये तो पहले भी ऐसे ही होते थे। Cn जो है उसे आप कहेंगे सयानो। इसके अलावा बेटा अब ये जो है ना ये है एसीटेट, लेकिन उसको एसीटेट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एसीटेटो, एसीटेटो। और सिमिलरली बेटा आपके पास अगर ये ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट बना हुआ है या ये नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, या इसको C2O4 2 नेगेटिव लिखते होते हैं, इसको ऑक्सैलेट है तो इसका क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सैलेटो। ठीक हो गया। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज वालों को आपने क्या कहना है, आखिर में ओ लगा देने। फिर आता है बेटा हमारे पास न्यूट्रल चार्ज, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर क्या हो बेटा, न्यूट्रल लिगेंड हो। न्यूट्रल लिगेंड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, न्यूट्रल लिगेंड का ना एक स्पेसिफिक नेम होता है, इनके क्या होता है, इनका एक स्पेशल नेम होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर को वाटर नहीं कहोगे आप, वाटर को एक्वा भी कह सकते हो, एक्वो भी कह सकते हो, दोनों ठीक है। अक्सर एक्वा का इस्तेमाल करते हैं, एक्वो भी गलत नहीं है। फिर बेटा NH3, इसको बेसिकली क्या है हमारे पास, ये अमोनिया है लेकिन इसको अमाइन लिखते हैं, और M बेटा 2 करते हैं, याद रखिएगा। M यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, 2 M इस्तेमाल करते हैं, 1 M लिखा तो ये गलत हो जाएगा। फिर बेटा क्या है, कार्बोनिल, तो CO, ठीक है, इसको आप कहेंगे कार्बोनिल। ऑल दो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कार्बोनिल ही कहेंगे। अच्छा ये मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, अब आपको ना इसको रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का नाम है फाइज, बेयर विद मी अगर स्पेलिंग गलत है तो, अगर कोई इसको कहे फैज़, ठीक है, या फाइज, वो बेचारे को बुरा लगेगा ना, क्योंकि आपने उसके नाम के स्पेलिंग जो है वो क्या किए, बिगाड़ दिए। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरसलान है, अगर मुझे कोई कहता है कि असलान कहता है, या मतलब जहाँ जो यहाँ पे कहते हैं अर्सलन, अर्सलन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मुझे अजीब सा लगता है क्योंकि नाम मेरा बिगाड़ा जा रहा होता है, तो वो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ दें। ठीक, तो इस तरह जब आप लोगों को बुरा लगता है तो सेम जो है आपके पास नॉमेनक्लेचर में इस तरह अमाइन के डबल एम अगर एक लगा देंगे तो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट को बुरा लगेगा कि यार क्या क्या बात है, हम इधर डबल एम होता है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि जो है अपने नाम को जो आप लिखें ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आपने क्या करना होता है बेटे, उसमें आपने बड़ा ही ध्यान रखना होता है। नॉमेनक्लेचर में हाइफन ना लगाओ ना तो आपका नॉमेनक्लेचर गलत हो जाता है। ठीक है, ये नाम थोड़े सा आपने इधर उधर किया तो गया। थर्ड बेटा ऐसे लिगेंड जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, जी क्यों नहीं होता। ऐसे लिगेंड जो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं, उनके आखिर में आपने क्या लगाना होता है, आखिर में लगाना होता है IUM। ठीक है, मतलब हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीनियम आइन बना है तो इसको आप कहेंगे हाइड्राजीनियम। सिमिलरली NH4 है, पॉजिटिव है, इसको आप क्या कहते होते हो, आप कहते हो तो अमोनियम। हाल तो उसके पास देने के लिए एक बेचारे के पास कुछ है नहीं, लेकिन आप उसको एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये IUM वाला पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर NO पॉजिटिव बेटा इसको कहते हैं नाइट्रो सेलियम वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ लिगेंड। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई भी मेटल है, उसके साथ क्लोरो भी आ गया है, उसके साथ वाटर भी आ गया है, उसके साथ NH3 भी आ गया वगैरह 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 कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अब आपने इसका ऑर्डर पहले नाम किसका देना है, तो नाम देते वक्त आपको ABC याद करनी है और अल्फ़ाबेटिकली नाम देने हैं। क्या करना है बेटा, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा हो। ठीक है,
विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑर्डर, कोई प्रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। आप ए बी सी के मुताबिक जो पहले आ रहा हो, फॉर एग्जांपल क्लोरो पहले आ रहा है, क्लोरो लगा दें, एक्वा और अमाइन पहले आ रहा है तो उसको आप लगा दें। ठीक हो गया। अगर पहला लेटर नहीं कंपेयर हो रहा, दूसरा कर लें, फॉर एग्जांपल एक्वा और अमाइन में अमाइन पहले आएगा क्योंकि एम पहले आता है। सो नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग नेम ऑफ मेटल्स, ये बड़ा ज़रूरी है, बल्कि उससे पहले मोर देन वन सेम लिगेंड होंगे तो बेटा आप डाई ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2 लिगेंड्स होते हैं तो आप उसके लिए डाई का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो वगैरह वगैरह। ठीक है। और उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मेटल नेम। अब मेटल का जो नेम है ना वो दो तरह से होता है। अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर चार्ज क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के केस में आप मेटल के नाम को ATE से एंड करेंगे। कैसे मतलब फेरेट करेंगे। ठीक है। और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई टेंशन नहीं, उसको एज इट इज़ रहने दें। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन ही रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेम मेटल का आप जो है ना वो नाम लिख लेंगे, जिस तरह आयरन हो गया। सो ट्रांजिशन मेटल का नेम जो है वो आपको मसला नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आपने ज़रूर लिखना होता है, ज़रूर लिखना होता है, ज़रूर लिखना होता है। इसके बगैर भी आपका वो मुकम्मल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आपने लिखना होता है। आगे मैं करवाऊंगा ना आपको इसकी प्रैक्टिस, तो आपके फिर मिनटों में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा इसको ना रोमन में लिखते होते हैं। रोमन क्या होता है कि 1 2 ये उसके आगे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फेरेट जो है ना उसके आगे लिख देंगे 2, ऐसे 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 करके। ठीक हो गया। और इसके अलावा बेटा मोर देन 1 पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो उसके लिए थोड़ा सा ना रूल अलग है, उसके डाई नहीं इस्तेमाल करने। अगर आपके पास मोर देन 1 ऐसे लिगेंड आ जाएं जो कि पॉलीडेंटेड हो, पॉलीडेंटेड का मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड वगैरह वगैरह, तो उसके लिए डाई के बजाय आप क्या इस्तेमाल करते हो, बेस इस्तेमाल करते हो। ट्राई के लिए जो है ना वो आप क्या इस्तेमाल करते हो, ट्रेस इस्तेमाल करते हो। 4 के लिए आप इस्तेमाल करते हो टेट्रा केस। ठीक है। तो पहले आप इस्तेमाल करते थे ना डाई, अब इस्तेमाल करोगे बाय। पहले इस्तेमाल करते थे ट्राई, अब इस्तेमाल करोगे ट्रिस। पहले इस्तेमाल करते थे टेट्रा, अब टेट्रा केस इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसकी बेस पे आपने करना होता है, इसको नाम देना होता है। अब हम इसको देख लेते हैं नेमिंग को। तो पहले ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ताकि हम उस कैन पे क्या लगा सकें, ATE लगा सकें। तो पहला आपके पास क्या है बेटा, K4 FeCN6। हम इसकी दो एग्जांपल करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, हमारा टाइम भी बच जाए। तो बेटा क्या है, यहाँ पे क्या है, कटाइन है। कटाइन, अच्छा यहाँ कटाइन का नंबर नहीं मेंशन करना होता। टेट्रा पोटेशियम कभी भी नहीं लिखना, ये वाला नंबर इधर भी नहीं मेंशन करना और इधर भी नहीं मेंशन करना, आगे भी। ठीक है। अगर 3 क्लोराइड है तो आप उनको सिंपल क्लोराइड ही लिखोगे। तो ये क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। ये क्या है, पोटेशियम। और दरमियान में आपने कटाइन के देनी होती है स्पेस। नाम लिखते वक्त लिगेंड का नाम आप लिखते हैं पहले लिगेंड का नंबर, फिर लिगेंड का नेम, फिर उसके बाद मेटल। तो ये कितने हैं जी, 6 वाला होता है हेक्सा। ये तो पता है ना आपको कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नाम देते हैं। हेक्सा का मतलब 6 होता है बेटा। हेक्सा CN क्या था, सयानो। अब ये है नेगेटिवली चार्ज, इसके लिए इसका नाम क्या आखिर में क्या आएगा, ATE आएगा। तो क्या लिखेंगे, फेरेट। आपके जहन में आ रहा सर इसको आयरनेट लिख सकते हैं, तो आयरनेट लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा मत क्योंकि फेरेट इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ओवरऑल -4 है। तो आप देखो Fe + 6CN इज इक्वल टू -4, Fe + 6 × -1 इज इक्वल टू -4, Fe -6 इज इक्वल टू -4, Fe इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -4 + 6 इज इक्वल टू +2। अब ये 2 आया, इसको 2 ऐसे नहीं लिखना, इसको 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कोई और एग्जांपल कर लेते हैं जी। कौन सी एग्जांपल कर लें, चलिए हम ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं। K2
PtCl6, तो इसमें भी बेटा वही है, तो हमारे पास K2 है, तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो। अब प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट बन जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ओवरऑल देखो ना, ये +1 था, 2 है ये, तो उसके ऊपर -2 आ जाएगा ना, +2 है तो -2 आ जाएगा, तो -2 से फिर आप इजीली निकाल लेंगे, इसकी 4 आ जाएगी बेटा, 4 होता है IV। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम जी, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसमें जो है ना वो सेम रहेगा नेम, इसमें नेम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास है कोबाल्ट F जो है, उसके पास क्या है 6 है, और ये क्लोराइड है। 3 को ट्राई क्लोरो नहीं लिखेंगे, ये याद रखेगा, ट्राई क्लोरो नहीं लिखना। क्या करना है, ट्राई क्लोरोस को हम नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, हेक्साफ्लोरो, 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 और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्टेट नहीं आएगा, सिंपल क्या जाएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, इसकी -1 होती है, इसकी 3, ओवरऑल क्या हो जाएगी +3। अब +3 इसकी भी क्या होनी चाहिए, +3, ताकि ये -6 को कवर कर सके, ये +3 आ गया। आप ऐसे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोबाल्ट क्या जाएगा बेटा, क्लोराइड। ठीक हो गया जी। तो अब एक ऐसा कंपाउंड कर लेते हैं जिसमें आपके पास जो है ना इस तरह का स्ट्रक्चर हो। अब EN क्या होता है, EN कैसे लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ये ज़रा देख लेते हैं। तो EN होता है जी, इसको कहते हैं इथाइलिन डायमाइन को, क्या कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन को कहते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या, इथाइलिन डायमाइन में ये बायोडेंटेड है, और हैं भी कितने, 2। इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको बिस लिखेंगे, ये थोड़ा बस एहतियात करनी है। तो इथाइलिन का E होता है, क्लोरो का C होता है, C पहले आता है, इसलिए हम लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, फिर लिखेंगे बिस। बिस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि एक से ज़्यादा डोनेट कर रहा है, डाइक्लोरो बिस। और आगे लिख दें इथाइलिन डायमाइन, आपके पास क्या है बेटा, नाम में कौन सी मेटल है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की जगह हमने क्या करना है, सिंपल कोबाल्ट ही लिखना है, तो आ जाएगा कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। अब देखें ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो है 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज तो है को नहीं। इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, -1, ओवरऑल ये आ जाएगा +1, इसके ऊपर -1 है तो ये आ जाएगा -2। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, इसको कम से कम 3 होना चाहिए, ताकि ये जो है वो आपके पास आ सके ओवरऑल +1। इसको हम लिखेंगे, ये 3 हो गया। आगे क्या लिख देंगे, क्लोराइड वगैरह वगैरह। सिमिलरली बेटा एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका अक्सर पूछा भी होता है, PtCl NO2 NH3 4 सल्फेट, अक्सर ना इसका पूछा होता है एग्जाम में। तो ये क्या है बेटा, टेट्रामाइन, टेट्रा, अच्छा इसके बाद एक और डबल A लिखना है, डबल M लिखना है, टेट्रामाइन। क्यों, क्योंकि अमाइन A से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, नाइट्रो N से शुरू होता है, तो अमाइन वाला पहले लिखेंगे। T नहीं देखना, टेट्रा का T नहीं देखना, अमाइन का अमाइन देखना है। क्लोरो, फिर उसके बाद बेटा नाइट्रो, प्लैटिनम 4, और क्या है बेटा, सल्फेट है, प्लैटिनम 4 और सल्फेट आ गया। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा इसके बाद शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, और शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ना आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है।
पूछता कम है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखना हमारी मजबूरी है। ऐसा कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? 2। मतलब 2 लिगेंड उसके साथ क्या होते हैं? तो वो तो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है लीनियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 4, वो 2 तरह से हो सकता है। या तो वो हो सकता है टेट्राहीड्रल, या हो सकता है स्क्वायर प्लानर। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 6, वो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो क्या करता है बेटा? ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता होता है। ठीक है। कुछ केसेस में उसका थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, मतलब इन केस ऑफ अदर केसेस तो वो और भी ज्योमेट्री बना सकता है, लेकिन अक्सर जो है ना वो क्या करता होता है, ये वाली ज्योमेट्री बनाता है। सम टाइम वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री भी बनाता होता है, सम टाइम वो ट्राइगोनल प्रिस्मैटिक ज्योमेट्री भी बनाता होता है। तो उसको हम बिस्तर अभी नहीं देखते। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं बेटा कि कौन कौन सी एग्जांपल्स में कंसिडर कर सकते हैं। पहले जो एक एग्जांपल है बेटा हमारे पास, वो है लीनियर कॉम्प्लेक्सेस की। तो लीनियर कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि मेटल के साथ लिगेंड क्या होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे? 2। ये इसकी निशानी है। तो अब जहाँ जहाँ 2 लिगेंड आते हैं वहाँ कर लें। फॉर एग्जांपल कॉपर NH3 ट्वाइस पॉजिटिव, सिमिलरली CuCN ट्वाइस। इसके अलावा बेटा आपके पास HgNH टू पॉजिटिव। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? लीनियर कॉम्प्लेक्सेस हैं। नेक्स्ट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि आपके पास होते हैं टेट्राहीड्रल होते हैं, 4 वाले होते हैं टेट्राहीड्रल। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। जो नामी ग्रामी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं ये वाले Fe माइनस कामा NiCO4 न्यूट्रल है बेटा। फिर इसके अलावा जिंक क्लोराइड -2, ये भी क्या है बेटा? ये टेट्राहीड्रल है। और जिंक का NH3 का 4, ये क्या है? ये भी टेट्राहीड्रल है। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर प्लानर की, तो स्क्वायर प्लानर में आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। अक्सर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना स्क्वायर प्लानर के, वो होते हैं कॉपर के, कॉपर के, निकल के, प्लेटिनम के, प्लेडियम के, या फिर गोल्ड के। ये बेसिक इसकी निशानी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर की मैं बात करूँ बेटा, कॉपर NH3 4, ये वाला हो सकता है +2। कॉपर EN2, ये आपके पास हो सकता है स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर का मतलब क्या होता है? कि मतलब होता है कि मेटल है, इसकी एक इस तरह स्क्वायर टाइप बनाया हुआ है उन्होंने, इधर एक्स लिगेंड है वगैरह वगैरह। ठीक है। टेट्राहीड्रल का आपको पता है कि ये इस तरह का होता है। ठीक हो गया। तो निकल DMG, निकल CN, वे सारे के सारे जो है ना वो इसी में से आते हैं। निकल DMG जो है वो इसी से आता होता है, वगैरह वगैरह, सारा कुछ इसी से होता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 वाले मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं बेटा जो इसकी इस कैटेगरी में आते हैं। सो फार हम इसकी कोई एग्जांपल अभी डिस्कस नहीं करते, कर लेते हैं क्या? FeCN6 वाला कर लेते हैं। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या है ओवरऑल? कि इसके ऊपर ओवरऑल -4 चार्ज है। तो ये आपके पास हो गया। ठीक हो गया जी। -4 भी हो सकता है, -3 भी चार्ज हो सकता है, डिपेंड ऑन के इसके बाद मेटल्स कौन सी लगी हुई है। नाउ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मैंने क्या कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में जो रंग होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से होता है।
क्या होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है, इमिट होती है। उस इमिशन की वजह क्या होती है बेटा, होती बेसिकली होती है डी ट्रांजिशन। और आपकी जो लेटेस्ट बुक है उसमें ये बड़ी प्यारी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। सो डी ट्रांजिशन क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल सप्लिट्स इटसेल्फ, डी ऑर्बिटल splits itself into two groups। पहला क्या होता है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल थे बेटा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस तरह का सिनेरियो बना दिया कि 3 डी ऑर्बिटल नीचे आ गए और 3 डी ऑर्बिटल इधर आ गए और देयर इज एन एनर्जी गैप बिटवीन डी। तो पहले कहलाता है T2G और दूसरा कहलाता है EG। तो ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब करके जाता है ऊपर, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। जब ये वापस आता है इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से क्या हो रहा होता है, कलर अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से कलर जो है ना इसमें आप बहुत सारे कंपाउंड के बहुत सारे कलर इसमें क्या हो रहे होते हैं बेटा, अब अपीयर हो रहे होते हैं। नाउ अब इसके बाद जो ना हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक एलिमेंट की क्या हैं, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हमारे पास है बेटा वनेडियम, ठीक है। तो वनेडियम जो है वो क्या है कि पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन पहले तो देख लेना कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और क्या है बेटा, वनेडियम है। तो वनेडियम क्या है बेटा आपके पास 23rd पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वनेडियम है। अगर 23rd पे है तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या होगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d में 3। तो +1 तो हमने कहा था कि नहीं होती, तो +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी ही होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो अब +5 को हम अगर रिड्यूस करें, अगर हम इसकी +5 स्टेट को रिड्यूस करें +3 स्टेट में, तो वो क्या जो है ना वो सिचुएशन आती है। तो पहले जब हम बात करते हैं द यूजुअल सोर्स ऑफ वनेडियम वनेडियम इज़ अमोनियम मेटावेनाडेट, यानी कि NH4VO3। इसका मतलब है कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो फर्स्ट डिज़ोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर इसको रिड्यूस करते हैं जिंक के साथ, फिर या क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएवर हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें बस ये कंसर्न है कि हमारे पास क्या है बेटा, एक कंपाउंड है VO2 जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और उसको हमने कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, VO में, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, ओवरऑल +4 है, ठीक है। हम +4 से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज ओवरऑल +2 बना, इसके ऊपर +4 है, हम +5 से +4 में इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो कलर इसका क्या हो रहा है बेटा, कलर इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। येलो कलर होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर इसको +3 में कन्वर्ट करवाएं तो ये वाटर की प्रेजेंस में वाटर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और ये ग्रीनिश कलर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसकी आप रीऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके हम ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं। वनेडियम का बेटा कुछ रिएक्शंस हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, बाकी कंपाउंड के साथ, वो हो अब वो नहीं देखते, हम सीधा आते हैं वनेडियम एज अ कैटलिस्ट के ऊपर। तो वनेडियम पेंटाऑक्साइड ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट कर रहा होता है। ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, किस में करता है बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करता है, और ये क्या बनाता है, SO3 बनाता होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता कैसे है, ये पहले रिएक्ट करता है बेटा SO2 के साथ और बनाता है SO3 और साथ में V2O4 बनाता है। जो V2O4 होता है बेटा वो हाफ O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, V2O5 बना देता है,
जिसकी बेस पे ये सारा का सारा रिएक्शन हो रहा होता है। इसकी ख़ास कोई बात है को नहीं, वो सारी चीज़ें हमने पहले देख ली हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है क्रोमियम। तो क्रोमियम की जो है ना वो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि क्रोमियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक जो कॉमन है, ठीक है, वो क्रोमियम 4 है और 6 है, और क्रोमियम जो है ना वो क्या है 3 है। 3 वाला इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 6 वाला जो है ना वो क्या है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अक्सर ये जो है ना क्या होता है, हम इसको ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं क्रोमियम 3 से क्रोमियम 6 की तरफ। तो ये जो सारा प्रोसेस है क्रोमियम 3 से क्रोमियम 6 की तरफ का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो है ना वो हम देख लेते हैं। पहले अगर बात करें जो हमारे पास क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमियम +3 है, यस इट्स नॉट वर्थ इट कि हम इसको कर लेते हैं। चलें, हमारे पास क्या होता है बेटा, क्रोमियम OH6 है, ये -3 है, इसको हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन ऐड करते हैं और उसको हम कर देते हैं हीट। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, CrO4 टू नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली क्रोमियम के +3 से हमने क्या किया बेटा, इसको +6 में हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया है। तो इसका ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बेटा कुछ जो है ना जो क्रोमेट हमारे पास डेवलप हुआ है, इसको हम मज़ीद भी जो है ना वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। CrO4 टू नेगेटिव को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं किस में बेटा, एसिडिक कंडीशन में। किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, Cr2O7 टू नेगेटिव में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसको रिवर्स भी लेके आ सकते हैं, अगर आप में लेके आना है तो वो एसिड आपके पास क्या होगा, आप ऐड कर देंगे OH नेगेटिव, ठीक है। ये कोई ख़ास रिएक्शंस नहीं है बड़े। तो सिमिलरली अगर आप इसके अंदर ऐसे एसिड ऐड करते हो तो ये क्या कर लेता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अभी। नाउ कॉम्प्लेक्स इसके कोई ख़ास नहीं है, और इसका जो है ना बेसिकली ये क्या करता है बेटा, ये क्रोमेट बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो आपके पास K2Cr2O7 होता है। आपको पता है कि ये एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे होते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो ये अल्कोहल्स वगैरह की ऑक्सीडेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा बेटा ये आयरन के साथ भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे अदर जो डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्या है, CrO4 है टू नेगेटिव, जिसका जो है ना वो क्या है येलो कलर है। इसको आप ऐड करो Ba2 पॉजिटिव के सोल्यूशन में, ये क्या करता है बेटा, बेरियम के क्रोमेट बना देता है। जो बेरियम का क्रोमेट बनता है ये येलो प्रेसिपिटेट की सूरत में बाहर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली लेड का जो है ना वो क्रोमेट करता है, ये क्रोम येलो कहते हैं इसको। लेड नाइट्रेट का भी कंपाउंड ये बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट आपके पास है मैंगनीज़ है। तो मैंगनीज़ का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है बेटा वो आपके पास KMnO4 में है, वो तो आप लोगों को पता ही है। +2 +4 +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या है बेटा, हाईली स्टेबल है, ठीक है। +7 इसकी जो है ना वो क्या होती है, इंटेंस पर्पल कलर में होती है। MnO4 नेगेटिव में ना ये क्या होता है बेटा, इंटेंस पर्पल कलर का होता है। इसको ना पिंकी भी कहते होते हैं अक्सर। अब जो सबसे ज़रूरी बात है बेटा कि ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। अब यहाँ पे किसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वाटर के साथ, हेक्सा aqua 6 पॉजिटिव। यही कॉम्प्लेक्स ना इस तरह का बेटा आगे भी जाके पढ़ेंगे आयरन वगैरह के केस में भी। अब होता क्या है बेटे, अब होता क्या है कि ये ना Mn का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो OH नेगेटिव आएगा, वाटर के ऊपर करेगा अटैक, इससे H पॉजिटिव आइन लेके चला जाएगा H2O की सूरत में।
तो ये क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। ये फिर OH जितने आप यहाँ पे OH ऐड करेंगे उतने OH यहाँ से जाके वाटर से हाइड्रोजन ले आएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बन जाएगा MnH2O और OH कितने ऐड हुए बेटा, 2, इसका मतलब 2 वाटर क्या हो गए कम, तब ये आ जाएगा 4 प्लस क्या, प्लस अब 2H2O कर लेंगे। तो ये बेसिकली 2H2O इधर से निकल के नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि इसने आया और इसको रिप्लेस कर दिया, ये आया इसका हाइड्रोजन पिक करके ले गया ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, OH नेगेटिव आता है, आओ मिल के वाटर बनाएं, तो ये वाटर बना के चला जाता है। सिंपल सा, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कलर चेंज जो है ना इसका ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अमोनिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप अमोनिया ऐड करते हैं तो वो भी क्या करता है, किस तरह रिप्लेस करवा देता है। फिर बहुत सारे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए KMnO4 का इस्तेमाल होता है। आप लोगों को ये चीज़ें पता भी हैं कि साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसको कन्वर्ट करवाने के लिए KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑर्गेनिक में जाके इंशाल्लाह हम सारा कुछ वहाँ पे जाके देख लेंगे, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आयरन है। तो आयरन में क्या है बेटा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है। अक्सर आयरन जो +2 में होता है इसे फेरस कहते हैं, और आयरन जो +3 में होता है इसे फेरिक कहते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, वो तो हमें पता ही है ना कि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। किस प्रोसेस में बेटा, ये हैबर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट आता होता है। ये हैबर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट का काम करता होता है इस प्रोसेस में। और इसके अलावा जो है वो परसल्फेट वाले में भी ये इससे इस्तेमाल होता है। ये इस जो रिएक्शन है इसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है, इसमें भी आयरन का इस्तेमाल होता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है बेटा, पहले ये H2O8 के साथ रिएक्ट करता है पर सल्फेट, ठीक है। 2Fe2 पॉजिटिव ये बनाता है बेटा सल्फेट आइन, प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, और फिर जो 2Fe3 पॉजिटिव बनता है बेटा वो मज़ीद 2I के साथ रिएक्ट करता है और ये 2Fe2 पॉजिटिव अगेन बनाता है और I2 बना देता है। तो ये जो I2 बन रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये बेसिकली इस 2 स्टेप प्रोसेस से बन रहा है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस नहीं किया था वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में, उस तरह का इधर भी डिस्कस होता है। अब आयरन का जो सोल्यूशन है ना वो 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। एक आयरन जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है +2 स्टेट में, हेक्सा एक्वा, और एक आयरन एग्जिस्ट करता है बेटा आपका +3 स्टेट में। अब इसके साथ होता वही है जो हमने Mn के साथ देखा है कि OH आता है और इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ O है, वाटर ने अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, यहाँ ऑक्सीजन अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। परेशानी होना कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव भी नहीं है। तो यह क्या है बेटा, ये सारा कोऑर्डिनेशन है किसके साथ, आयरन के साथ। आयरन के साथ मोहब्बत ही बहुत है इसकी। चार्ज क्या है इसके ऊपर, +2 चार्ज है। अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे OH नेगेटिव जो आता है हमारे पास जो OH नेगेटिव आता है ये आगे करता है इसके ऊपर अटैक। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके चला जाता है उसी H2O के साथ। ये जो OH है ये बच जाता है इसके साथ, ये यहीं रहता है, ये नहीं होता कि ये रिलीव कर जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, अल्टीमेटली जो आपके पास बनता है आयरन, इसमें बाकी तो सारा का सारा वही रहता है जो कि आपके पास पहले से था। OH और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे O और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH और H है, लेकिन यहाँ पे क्या बचता है बेटा, यहाँ पे OH आ जाता है। इस OH की वजह से इसको आप जो है ना वो ऐसे लिख लेते हैं कि एक OH है। मज़ीद अगर 2 OH गए तो यह क्या आ जाएगा, 2 OH निकल गए। फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 OH निकल गए तो ऐसे ही इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाएगा। इसके ऊपर कैसे लिखेंगे बेटा कि
H2O6 2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव ने क्या क्या किया बेटा, Fe वाटर 4OH नेगेटिव 2 बंद, नेगेटिव नहीं भी लिखें तभी फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 3H2O या 2 बल्कि पहले वाले में क्या है 2H2O है। अगर 3 यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे 3H2O, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कलर जो है बेटा अपेरेंटली चेंज होंगे, कलर आयरन के जो है ना वो क्या होंगे, वक्त के साथ साथ वो बदलते रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया है। अमोनिया भी इसी तरह के रिएक्शन करता होता है जिस तरह के इन्होंने किए हुए हैं, वो भी हाइड्रोजन पिक करके ले जाता है। अब अमोनिया ने करना क्या, फॉर एग्जांपल देखो अमोनिया, आओ हाइड्रोजन पिक करो ले जाओ अमोनिया माइन बना दो, तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसी तरह का रिएक्शन करता है। सो आयरन 2 एंड कार्बोनेट आयन एंड थायोसायनेट आयन। अच्छा, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। कार्बोनेट में का तो मसला नहीं है, कार्बोनेट ने भी एग्जैक्टली यही काम करना है जो कि अमोनिया ने किया। मसला आता है सायानाइड में, और ख़ास करके थायोसायनाइड के केस में। थायोसायनेट करता क्या है, थायोसायनेट एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। थायोसायनेट क्या होता है बेटा, HCN, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये करता क्या है, FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये करता क्या है कि ये HCN आता है, चल वाटर निकल यहाँ से, ये वाटर को कर देता है रिमूव, और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, जब इसको खुद उसकी जगह ले लेता है तो उसके येलो कलर को बेचारा रेड कलर कर देता है। ठीक है, तो ये फिर रेड कलर का हमारे पास कंपाउंड हमारा बन जाता है। नेक्स्ट, ये फिर टेस्टिंग ऑफ थायोसायनेट के लिए भी इस्तेमाल कर देना, थायोसायनेट की टेस्टिंग के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का भी कुछ इस तरह से है कि कॉपर 1 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, और रिएक्शन कॉपर के भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है जिस तरह के हमारे पास क्या हैं, वाटर के साथ इसके केसेस में हैं। तो क्या होता है बेटा, तो कॉपर भी इस तरह का क्या कर रहा होता है, इस तरह रिएक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि अमोनिया के बारे में पूछते हैं कि अमोनिया कैन एक्ट एज अ बेस, as well as लिगेंड। बेस क्या होती है, जिसको हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो आप लिखेंगे अमोनिया एज अ बेस, तो बेस क्या करती है बेटा, बेस हाइड्रोजन को पिक कर लेती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 2NH3 के केस में बेटा क्या होगा, अमोनिया आएगी, हाइड्रोजन पकड़ के ले जाएगी। 4OH ट्वाइस प्लस 2NH4 पॉजिटिव, तो सिंपल है, अमोनिया आएगी और यहाँ से वाटर ले जाएगी, H पॉजिटिव ले जाएगी। अब एज अ लिगेंड होगी तो एज अ लिगेंड क्या होगा बेटा, वो उसको लिगेंड को ही रिमूव कर देगी। फॉर एग्जांपल कॉपर है, ये क्या करेगा, 4NH3 के साथ आएगा, कॉपर NH3 4H2O 2 पॉजिटिव, चारों ने आके इसको हाइड्रोजन को चल निकल हाइड्रोजन वाटर, हम यहाँ पे आएंगे तो उसको रिमूव कर दिया। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है बेटा, ये क्या है, ये अमोनिया एज अ लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। बाकी इसमें कार्बोनेट ऐड करके आप डायरेक्ट रिमूव भी करवा सकते हो। इसमें कार्बोनेट हाइड्रोजन को पिक नहीं करता, इसमें कार्बन क्या करता है, कार्बोनेट्स डायरेक्ट जो है ना वो कन्वर्ट कर लेता है इसको कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसके अंदर कन्वर्जन हो जाती है। सो फॉर बेटा कुछ चीज़ें मैं भी हूँ जो आपको लगी हूँ कि वो रह गई हैं,
क्योंकि जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है वो इसके मुताबिक यही कुछ है। अच्छा, यहाँ पे ना एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपने मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस के नाम लिखने हैं, ये ट्राई कीजिएगा तो आपको नाम से स्ट्रक्चर से नैम। तो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर 14 जो है वो ख़त्म हो जाता है।